वो हम दोनों नोट्स लेके बैठ रहे हैं। नोट्स छुपा लिए तुमने? खास नहीं है, मैं डेली थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ। गवर्नमेंट चेंज सॉल्यूशन ही नहीं है, क्वेश्चन करना और सिस्टम चेंज। आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो अच्छा करेगी? राघव, मुझे एक बात बताओ, भारत में लोग ओपन टू लर्न हैं अभी भी, या फिर वो उन्होंने अपनी एक साइड चूज कर ली है, लेफ्ट या राइट, और उसी को जस्टिफाई करते रहते हैं? मुझे लगता है कि लोग भारत में आइडियोलॉजी को जानते ही नहीं है कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। क्या आरएसएस और बीजेपी या फिर कहें राइट विंगर वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं? मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने 4 जर्नलिस्ट को उठाया, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और हमारे सुशांत सिन्हा जी। मैंने 6 साल की पूरी डिबेट्स को एनालिसिस किया। मैंने नोटिस किया 53% डिबेट सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पर है। अगर कंगना ये स्टेटमेंट देती कि मंडी के लोग मेरे भगवान हैं तो मुझे बहुत खुशी होती, और वो कह रही प्रधानमंत्री मेरे भगवान हैं तो मुझे दुख होता है। आपने मुझे बताया कि आप कैसे रहते हैं, आप सेंटर में रहते हैं। आई कॉल इट, आप एक कॉन्ट्रास्ट में हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, जहाँ की चीजें ठीक हैं। एज ए गाय हु इज इन द सेंटर, जो दोनों तरफ को देख रहा है, वो उसको उसमें भी खुशी होनी चाहिए कि यार अच्छा, मेरा देश इतना बढ़ गया है। आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं तारीफ करके बैलेंस बनूं? आप ये क्यों नहीं चाहते कि अगर 10 बुराई मैं आपकी कर रहा हूँ तो 2 बुराई किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के काम की भी कर? नहीं, आपने अभी बोला था जो पावर में आप उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी राइट नाउ। अब मैं पत्ते खोलता हूँ मैं अपने, ठीक है? मैं चाहता हूँ हम इस पॉडकास्ट से ना वही सेंटर लाइन ड्रॉ कर सके। पहले मुझे था व्हाट इज अंधभक्त। व्हाट डू यू थिंक ऑफ बरखा दत्त एज अ जर्नलिस्ट? बरखा दत्त एज अ जर्नलिस्ट एक आदमी जो सिर्फ नरेटिव बिल्डिंग कर रहा है स्टूडियो में बैठ के, मैं उसे जर्नलिस्ट नहीं मान सकता। Vishnu, I've been talking to some people inside the hotel. I managed to make a phone call to somebody. What do you think of RSS? नहीं, आपने सिर्फ उस एक इंसान के बारे में बताया जो उसको चला रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, मैं पूरी संस्था संस्था की बात ही नहीं, जो हेड है आरएसएस का, आरएसएस का योगदान क्या है मुझे ये कोई बता ही नहीं पाया। पर क्या सावरकर इस चीज पर काम नहीं कर रहे थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटी की तरह, अलग अलग कंट्री की तरह डेवलप हो? 2 नेशन थ्योरी कहाँ से आई? पहली बात, वो वीर सावरकर ही है, ठीक है? आप सेंट्रल जेल गए हैं कभी? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गांधी और नेहरू को इतनी दूर ले जाकर जेल में रख, क्योंकि उन दोनों ने कुछ ऐसा कभी किया ही नहीं था। मुझे आप नेहरू को फ्रीडम फाइटर बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ बरखा दत्त एज अ जर्नलिस्ट? बरखा दत्त एज अ जर्नलिस्ट, मतलब मैं किसी इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है बरखा दत्त का 20% काम जो मैंने देखा है वो अच्छा, लेकिन 80% जो काम मैं नहीं देख पाया उसमें से 20% आपको पता हो जो बुरा हो। मैं उनकी स्टोरीज मैं उनकी स्टोरीज को ठीक तराजू पर तौल सकता हूं, ठीक है? मेरा सवाल लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि ये पत्रकार कैसा है या ये पत्रकार कैसा है, ठीक है? चैनल खरीदना इज अ गुड थिंग, वरना नहीं चल पाएंगे। जर्नलिस्ट मत खरीदिए, इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए लोगों को। चैनल का नेचर है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर इवैल्यूएशन करना। आप जब आपने देखा रिपोर्टिंग कितनी डाइल्यूटली धीरे धीरे कम होती चली। पहले हर जगह रिपोर्टर होते थे, अब रिपोर्टर नहीं बचे। स्टूडियो में एक एंकर बैठा है, 15 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी ने लिए 1 साल के दूरदर्शन में काम करने, 15 CR, और उनसे ज्यादा बेहतर काम करने के और भी बहुत डायमेंशंस हैं। क्या गवर्नमेंट उन्हें इतना पे करती है? क्या एक IAS की सैलरी इतनी है जो पॉलिसी बना रहा है, जो सच में काम कर रहा है? छोड़ देते हैं। क्या एक टीचर, एक प्रोफेसर की सैलरी इतनी है जो वाकई में एक प्रोडक्टिव काम कर रहा है? एक आदमी जो सिर्फ नरेटिव बिल्डिंग कर रहा है स्टूडियो में बैठ के, मैं उसे जर्नलिस्ट नहीं मान सकता। मैं भी अगर 1 साल फील्ड पर नहीं जाऊंगा और बैठ के सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील बनाता रहूं तो आप लोग मुझे भी जर्नलिस्ट मत मान। आप मान लीजिएगा कि मैं आराम पसंद हो गया, ठीक है? क्योंकि जिस तबके की मैं और आप बात कर रहे हैं, हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्या खाक बात कर रहे हैं? ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि ना मैं डिफेंस को लेके थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त लोग भी हैं जो सर्व कर रहे हैं नेशन में। तो ऐसा होता है कि वो ना मीडिया को ना, वो कहते हैं कि मीडिया को दूर रहना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, नहीं यार, हमें भी तो जानने का सिविलियंस को हक है कि हो क्या रहा है। कह रहा तुम थोड़ी देर में जान लेना,
तो जैसे एग्जाम्पल था 26/11 का, पूरा मीडिया वहां पे लाइव बता रहा है कि अब ऊपर से आ गए हैं, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर बोला गया कि 100 हॉस्टेजेस अभी और अंदर हैं. दिस इज लाइक गिविंग द नंबर्स टू. तब मीडिया पे कंट्रोल नहीं था ना. अभी आप जाके कवर करिए. अब तो मिनिस्ट्री के गेट पे नहीं खड़े होने दोगे, पुलिस लठ मार के भगाएगी. पहले प्रेस लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई नहीं कहता था प्रेस को. इतना बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ निर्भया का, बिना मीडिया के कंसेंट के पॉसिबल ही नहीं. इतना मास लेवल प्रोटेस्ट अन्ना का बिना मीडिया के बूम के पॉसिबल ही नहीं था. इस देश के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है अन्ना मूवमेंट. राइट. सबसे बड़ा फ्रॉड. और इसलिए फ्रॉड है कि उस दौर के सारे समझदार लोग वहीं थे, वहीं बैठे थे, और फिर भी एक आदमी ने. आपको पता मैं भी उस प्रोटेस्ट में था सर. मैं भी था. एज अ स्टूडेंट मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा था. मैं अपने कॉलेज के बाद गया वहां पर. मैंने उधर जाके मेरे को ऐसे लगा यार मैं देश बदल रहा है भाई. मेरी अगले दिन कहीं जाना था, मुझे देहरादून निकलना था, मेरी पोस्टिंग थी. मैंने कहा भाई देश बदल रहा है यार, सब सही होगा. एक होता ना तुम्हारे पॉजिटिव लहर आ गई. और जब वो चीजें उसके बाद भी विश्वास बना रहा सर. उसके बाद मुझे कह सकते हो अंधभक्त था थोड़े टाइम तक. लेकिन बाद में जब मैंने देखा कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये तो पागल बना रहे हैं, मैंने बहुत. फिर एक होता है कि ट्रस्ट टूटता है, फिर तुम किसी पे विश्वास नहीं करने लगते. यार निखिल भाई, मैं आपको 10 कमिटमेंट दूं कि मैं 10 चीजें करूंगा, और मैं 10 में से 10 ना कर पाऊं, फिर क्या आप मुझे अच्छा इंसान मानेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत गलत मानूंगा. अगर आप 10 में से 5 भी कर देते ना तो मेरा दिल खुश हो जाता सर. और जो बातें मैं आज से 5 साल पहले आपसे कहता था, या जो बात आज मैं इस पॉडकास्ट में कर रहा हूं, आज से 5 साल बाद मैं इस पॉडकास्ट में बैठूं और मैं इसका ऊनो रिवर्स कर दूं, तो आप मुझे कैसा इंसान माने? ऊनो रिवर्स दोगला. ये हमें सेइंग कि मुझे पता है रुपया कैसे कंट्रोल होता है. ये ऐसे नहीं होता दोस्तों. और आज जब उन्हें पता है फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे. उन्होंने कहा कि जब मैं पावर में आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर व्यक्ति को ऐसी सहूलियत दूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई जहाज में चले. आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से हुआ, जब कश्मीर में वो घटना हुई, फ्लाइट्स के रेट कहां थे? यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है. राइट. कैप लगाना पड़ा, डीजीसी को कैप लगाना पड़ा, और कैप हटा भी दिया गया. यानी आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं बचा है. जो मनी ड्रिवन पावर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश का, वो इतना पावरफुल है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है. एंड इट्स नॉट अ कैपिटलिज्म. ये कैपिटलिज्म नहीं है, ये उससे ऊपर की चीज है, जहां कैपिटलिज्म होगा और आपको दिखेगी डेमोक्रेसी. मतलब पीएम इज सिटिंग देयर, बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन बोल ही नहीं रहे 1 महीने से. वार पर नहीं बोल रहे. अच्छा, कमिंग बैक ऑन दैट, व्हाट डू यू थिंक? उससे पहले मैं एक और चीज जब बोलना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर को लेके. बहुत लोगों के ना नरेटिव्स हैं इसको लेके कि ऑपरेशन सिंदूर ना हमने बैक स्टेप ले लिया. यार तुम एक बार ना सच में आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हें सच में वॉर चाहिए. नहीं, वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं. तो हम चाहे उनको कॉन्कर भी कर लेते, हम क्या करते? हमारी तरफ से और लोग मारे जाते. कभी किसी ने बात ही नहीं की कि यार सॉल्यूशन निकल गया, शांत हो गया. कभी अप्रिशिएट नहीं किया. आपने बॉर्डर देखी? पहले वाली भी देखी है. वो मूवी जब खत्म होती है और हर तरफ लाशें पड़ी हैं, एंड में एक गाना, और उस गाने की लाइन है कि हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह, चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं, जब दोनों की ही गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते. यानी वो मूवी एंड होने के बाद भी ये मैसेज डिराइव कर रही थी कि वॉर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है, आपको 10 साल पीछे फेंक. उस दौर का सिनेमा, उस दौर के लोग, आर्टिस्ट, वो सब इस कोशिश में थे कि हेट को कम किया जाए. राइट. हेट का एंड नहीं है. आप 300 साल मुगलों ने आपके ऊपर शोषण किया, तो 300 साल आप भी मुसलमानों का शोषण करिए इस देश में. तो फिर वो कहेंगे कि 300 साल हमारे साथ हुआ, तो मेरी अलग साल हम करके तो देखेंगे. कभी भी इवन करने जाओगे तो कभी नहीं होगा. इसका प्रोस्पेक्टिव यही है कि मैं आपसे माफी मांगने के जोन में आऊं और आप मुझसे माफी मांगो.
अफ्रीका में काले और गोरे का कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया, क्योंकि गोरे लोगों को ये समझ में आया कि हमने गलत किया है। और मैंने वो विजुअल देखे कि यार वो घुटने पे बैठ करके माफी मांग रहे हैं और काले लोग खड़े होकर रो रहे हैं। सब बह गया, जितना हेट था, हार्मनी सब बह गया। उनको लगा कि हाँ, दे फील बैड। हमारे यहाँ वो सिस्टम बनने ही नहीं दिया जा रहा है, उसको क्रश करने पर काम कि हम बदला लेंगे उस समय का। यहाँ पर ना दिमाग से ज्यादा ना ईगो आ गया, अब आगे आप बात समझ रहे हैं मेरी। और ये चीज ना ग्लोबल हो चुकी है। अगर आप देखोगे ईरान की जो वॉर चल रही है इजराइल और यूएस से, इस टाइम पे जो मोटिव था वो खत्म हो चुका है। तुम्हारा हमस वाला मोटिव था और तुम्हारा वो चीज खत्म हो चुकी है। अब तुम ईगो के ऊपर आ चुके हो। अब तुम्हें वो कह रहे हो, यूएस कह रहा है कि मुझे तेल के कुएं चाहिए। वो ये सारा ईगो ड्रिवन है इस टाइम पे। नो वन इन द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट कि हम वॉर रोक दें, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का चल रहा है। तुम खत्म कर ही जा रहे हो अपने देशों को। मुझे लिटरली, मेरे को जब ये कोई बात करता है ना, कि मैं डिफेंस को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करता हूँ, लोगों से मैं बात करता हूँ उसके ऊपर, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि वॉर हो। तो मैं इसलिए बस ये पॉइंट उठाया था मैंने। इस पर एक टेक और मेरा है। हाँ, मतलब डिफेंस से क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम शक कर रहे हैं उन लोगों पे जिनके हाथ, वो आदमी जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, शक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उसकी जगह पे कभी नहीं खड़ा। मैंने अपना पैर उसके जूते में नहीं रखा। वो अपनी फैमिली को छोड़ करके 2 साल से वहां लगा, यानी वो जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है मैंने नहीं किया। पर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ये इंटेल देना, कुछ गलत हो सकता है, मैं उनके फेलियर पर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूं। और उसे आर्मी पे क्वेश्चन क्यों माना जाएगा? होम मिनिस्टर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो दिल्ली में धमाका कैसे हो गया? कश्मीर में तो आपने बोल दिया कि बॉर्डर एरिया है, लोग घुसे और मार के चले गए। मेरा सवाल ये, ऑपरेशन सिंदूर करके आप लाहौर तक जीत लेते, पर क्या आप उन 4 लोगों को पकड़ पाए जिन्होंने गोली चलाई थी? दैट्स माय क्वेश्चन। कि क्या हम इतना फेल सिस्टम में जी रहे हैं कि 4 लोग घुसकर आएंगे, मारेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस लड़ाई में जो उसके बाद आप करेंगे लॉस ही है। सिविलियंस का लॉस है, मनी का लॉस है, हमारे रिस्पेक्टेड और लविंग सोल्जर्स का लॉस है। आप कह रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड की सबसे बेटर आर्मी है, हम हैं, पर उनको इंटेल देने वाले तो आप है ना। आपके पास इंटेल नहीं है। दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिनके ऊपर पूरा नैरेटिव बनता है कि दीज मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल, हफ्ते भर बाद छोड़ देते हैं आप उन्हें, यानी आपने गलत उठाया था। तो ये मतलब ये थोड़ी देर के लिए लोगों को शांत करने वाली चीजें हैं कि हम पाकिस्तान को बता देते हैं कि हम मिसाइल मारने वाले हैं, कल मारेंगे, और बता के मारते हैं। इसको अगर आप कह रहे हैं ऑपरेशन, तो मैं इसको सर्जरी भी नहीं मानता। अब इसको आप किसी भी तरह से प्रमोट कर लें, आप सिंदूर नाम रख दें, मंगलसूत्र नाम रख दें, कुछ भी रखें, मैं इमोशनली ड्रिवन होकर इस चीज को नहीं देखता, क्योंकि उसके बाद जो आपने एक्शन लिया उसमें भी हमारे 16 लोग मारे, सिविलियंस मारे, जो पाकिस्तान ने फायरिंग। तो हमने 10 लोगों का बदला लेने के लिए 16 लोगों को मारा। ये कैसे, मतलब ये स्मार्ट मूव नहीं हो सकता। That's what I'm saying. जब आप इवन करने जाते हो ना, चीजें इवन नहीं होती हैं, वो और खराब होती हैं। अच्छा, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस ग्लोबल इंडिया इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड? इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, हर जगह तराही है, सिर्फ भारत है जहाँ पर चुप बैठे हैं। वुड यू कॉल इट कि हमारी डिप्लोमेटिक जो हमारी वर्ल्ड डिप्लोमेसी है एस जयशंकर के अंडर, वो अच्छी है? मैं बहुत ज्यादा इस चीज को इवेल्युएट करने के जोन में नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीज लगती है कि आपने जलियांवाला बाग कांड देखा, बहुत सारे लोगों को गोली मार दी, मर गए। उससे ज्यादा बुरा है जो ईरान में 160 के बच्चे, वो आतंकवादी थे, 160 बच्चे, या वो वॉर कर रहे थे। मुझे लगता है कि वर्ल्ड की हर एक कंट्री को इस स्टेप के अगेंस्ट जाके स्टेटमेंट तो देना चाहिए कि वॉर अपनी जगह है, पर एक स्कूल को टारगेट करके 160 बच्चों को मार देना, इज इट फेयर? और अगर ये फेयर नहीं है तो इस पर चुप रहने वाली हर एक कंट्री, डिप्लोमेसी भले कर रही हो,
पर वो डिप्लोमेसी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अब आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। आपको पता है कि अमेरिका कभी आपका फ्रेंड नहीं रहा। सर, इज इट मैंडेट, एक सेकेंड, इज इट मैंडेट टू गो आउट इन पब्लिक एंड टेल द वर्ल्ड दैट कि नहीं ये चीज गलत हुई है, और रादर आई कॉल यू अप? तो वेट करिए कि जब आपके यहाँ गिरे तब बोलेंगे। नहीं, अगर ईरान उसके बावजूद आपको सपोर्ट कर रहा है तो इट मींस देयर हैव बीन कम्युनिकेशंस गोइंग ऑन। हर चीज पब्लिक नहीं आती ना। पर ये मेरा नैरेटिव है। मैं कह रहा हूँ कि इस बात पे बोलना चाहिए था या नहीं। मेरे हिसाब से अगर मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज डूइंग परफेक्ट, इससे बेटर मैं सोच नहीं सकता हूँ। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया बहुत परफेक्ट डिसीजन ले रहा है? यस। जब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि मोदी इज अ गुड मैन और वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई कैन भाई, दैट गाय इज अ लूनी टून, दैट गाय इज अ कार्टून, दैट डजंट डिराइव एनीथिंग टू अस। सेइंग कि ही इज अवर गुड फ्रेंड। हम मोदी जी सेड ही इज माय गुड फ्रेंड। सर, पॉलिटिक्स में आप मुझे किसको बस एक दोस्त? सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपको- क्या इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के इलेक्शन में जाके किसी भी एक प्रेसिडेंट के लिए चुनाव प्रचार किया है? क्या ये डिप्लोमेसी के हिसाब से सही तरीका था? अब की बार ट्रम्प सरकार, आई वुड से इफ इट इज कमिंग ऑन कि हमारे इंडिया के रिलेशंस बेटर होंगे, मैंने से रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, ठीक है, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक था। और ट्रम्प हार गए, अब क्या होगा? तो उसके बाद हमारे साथ हुआ, अच्छा नहीं हुआ हमारे नहीं साथ। हुआ। जब हमारे ये सिंदूर हो रहा था, ये सब हो रहा था, नो वन हेल्प्ड अस, नहीं, राइट? तो इस पे क्या हमें ये गलत नहीं था? मैं कह रहा हूँ ट्रम्प यहाँ पर आए सर, जब आप और ग्लोबल, राहुल गांधी के साथ राघव, जब आप ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं ना, तब आपको ना अपने आदर्श और ये सब चीजें छोड़नी होती है। वहां पे सेंटिमेंट्स नहीं आते, नहीं, पर वहां एक पे पॉलिसी हमारे ह्यूमैनिटी। पास थी ना, जो नेहरू की पॉलिसी है, जो इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, कि हम किसी गुट का नेहरू डिड ब्लंडर जब उसने अपनी यूएन की सीट चाइना को दे दी थी। दैट गाय वाज अ स्टूपिडेस्ट मूव। मुझे तो लगता है उस टाइम पे रिजाइन कर देना चाहिए था उस आदमी को। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल, उस टाइम पे मीडिया नहीं था कि व्हाई पीपल डिडंट शाउट उस टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं। वो नेहरू ने कुछ दे दिया। कुछ नहीं दे दिया सर। इस टाइम पे यूएन में हमें सीट नहीं मिल रही। आप एक बार पढ़ना उस पूरे केस मैंने को। उस चीज को पढ़ा है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि चाइना बैकस्टैब्ड अस। उस समय, मतलब भारत तो 2014 के बाद आजाद हुआ। मैं कह रहा हूं उससे पहले तक हम उतना पावरफुल नहीं थे, अब हैं। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। अब आई लव द इंदिरा गांधी। सकते। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैंने इंदिरा गांधी का फेस भी पढ़ा है, मैंने अपने डैड से सुना है पूरा। वो उन्होंने, मेरे डैड रोज सुबह उठ के न्यूज़पेपर पूरा पढ़ते थे। तो मैं एक ऐसे परिवार में हूं जहां पे मुझे बिठाकर समझाया जाता था कि इंदिरा गांधी ने हमें उस टाइम पे यूएस के अगेंस्ट जाके 7th फ्लीट शिप चल पड़ा था, तब भी हमने ये किया। पर इमरजेंसी भी तो उन्होंने ही लगा। हाँ, वो भी गलत किया। मैं वही तो चीज, 350 जर्नलिस्ट को एक साथ जेल में भरने वाली वही लेडी। अटल बिहारी सब जेल में थे। अब मैं आपको वही तो थी जो आरएसएस के अगेंस्ट थी। वही तो थी कि उन्होंने कहा आरएसएस कट्टरवाद है, इसको हटाओ। वही इंदिरा गांधी का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। एग्जैक्टली। अब ये मैं आपको कहीं नहीं रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको यही तो बात, हम दोनों शायद सेम बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको यही बात मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये बात तो मैंने बागी को भी बोली थी कि कोई लेफ्ट राइट नहीं है यहाँ पे सिर्फ पावर ड्रिवन है। पावर और पावर का नेचर सेम है। मुझे मिलेगी तो मैं अपने पास से नहीं जाने दूंगा, और तुम्हारे पास रहेगी तो मैं छीनने का पूरा ट्राई करूंगा। यस। इस पूरे प्रोसेस में जो लोग पावर चाहते हैं और जिनके पास है, उनका कोई नुकसान नहीं। आप मुझे एक भी स्टोरी बताइए जिस दंगे में किसी पॉलिटिशियन का बेटा इन्वॉल्व। कोई भी कुछ नहीं हुआ होगा सर। पर हर पॉलिटिशियन कॉल करता है कि हमें धर्म को बचाने के लिए हथियार। किसी ऐसा भी हुआ होगा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बेटों ने बड़ी गाड़ी चलाते हुए उड़ा भी दिया होगा, किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ, नहीं चला। मैंने बहुत केसेस ऐसे। बहुत पॉलिटिशियंस तो पावर का पार्ट है, पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो तो नहीं है। हाँ। कानपुर का केस है, बड़े व्यापारी का लड़का एक 3 करोड़ गाड़ी से 3 लोगों को उड़ा देता है। लाइव वीडियो है, उसको ड्राइविंग सीट से निकाला जा रहा है। कोर्ट में उसके वकील ने कहा कि ये ड्राइव कर ही नहीं रहा था, और जज ने उसको बेल दे दी। मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आपके देश की जुडिशरी भी बिकी हुई है या फिर सच में अंधी है। कुछ तो ऐसा है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। कभी आपको ऐसे दम घुटता और आप कहते हो यार बस यार, ये देश में इससे ज्यादा नहीं मैं सह सकता और मैं जाना चाहता हूं यहाँ से? मैं क्यों जाऊं? मैं आई एम जस्ट आस्किंग कि आप मतलब मुझे लगता है कि मैं थक के हार के क्यों बैठूं। 60 साल जीऊंगा मैक्स टू मैक्स। मैं 40 साल इसको सुधारने की कोशिश में दूंगा, और आखिरी के 2-3 साल सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी। मैं आंख बंद करके नहीं रह पाऊं।
क्योंकि और ना ये सोच के रह पाऊंगा कि मैं यहां से बाहर चला जाऊं। यहां से बाहर जाने के बाद भी तो मेरे अंदर से हिंदुस्तान नहीं निकलेगा ना, हिंदुस्तान से तो मैं निकल जाऊंगा। मैं उस फियर को लेके वहां भी जाऊंगा तो मैं वहां की हर एक चीज से कंपेयर करूंगा कि यहां साला ये अच्छा होता है, हमारे देश में इतना अच्छा क्यों नहीं होता। मैं उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। वो दूध वाला जो सुबह 7 बजे दूध मेरे घर दे जाता था जिससे मेरी हेल्थ बनी, उसका भी योगदान, और उससे लेकर के एक सिंगल टीचर तक का सबका योगदान है। तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं टैक्स के अलावा? कुछ नहीं। तो मैं कुछ कोशिश तो कर दूं रिटर्न करने, और सिर्फ इस उम्मीद में कि कल जो हमारे बाद की पीढ़ी आएगी वो हमें ना कहे कि कितने मूर्ख लोग थे यार, ये कोशिश भी नहीं। मेरा ना एक और बस इसमें ये है, मैं ना उन लोगों को कॉल आउट करना चाहता हूँ जो ना रफ़ा में जब अटैक हुआ था, ऑल आइज ऑन रफ़ा हुआ, ईरान में जो असैसिनेशन हुआ, असैसिनेशन नहीं बोलूँगा, इतना बड़ा मास असैसिनेशन हुआ बच्चे, तो ये हुआ। लेकिन अफगानिस्तान में जब बच्चे मारे गए, अभी हॉस्पिटल पूरा उड़ा दिया, 1200 के करीब लोग थे वहाँ पे, तो वो उनके बारे में बात नहीं करते। वो फिर उनका स्टैंडर्ड खराब है। हाँ, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ ये ह्यूमैनिटेरियन ऐसा क्यों कि सिर्फ इन्हीं के लिए करेंगे, हम बाकी उनके लिए क्यों नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा देखिए, मैं अफगान की बात नहीं करूंगा, मैं ईरान की बात नहीं करूंगा, मुझे बात करनी है हर उस जगह पर जहां किसी ऐसे इंसान के साथ गलत हुआ जो अपनी आवाज नहीं उठा सके। क्योंकि अगर निक भाई हम इन दो चीजों पर शांत रहेंगे तो जब हमारा नंबर आएगा तो वो भी शांत। यस। तो हम अपने नंबर का वेट ना करें। अच्छा राघव भाई, मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड जब मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल? ये थोड़ा क्वेश्चन फंसाने वाला है। मैं स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये अन्ना आंदोलन वगैरह शुरू हुआ, और मैं जुड़ा उस आंदोलन से, पार्टी से, और मुझे लगा कि सच में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। चेंज रहा भी कुछ समय। अगेन द पॉइंट कम्स, पावर हैज अ सेम नेचर। बस उस आदमी में दो चीजें मुझे अच्छी लगी। पहली चीज ये कि उसने वो जो एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप एक पूरे ड्रेस कोड में रहते हैं, एक ऐसा कुर्ता जो कभी सफेद से हल्का सा डल नहीं होता, और एक ऐसा कपड़ा जिसमें एकदम बारीक रिच रहती है। अगर आपका कपड़ा खराब नहीं हो रहा तो आप बढ़िया नेता नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन। यानी फिर आपका पूरा ध्यान है कि आप साफ रहें, देश साफ रहे ना रहे। केजरीवाल ने उस स्टैंडर्ड को चेंज किया। केजरीवाल ने कहा कि जो आम आदमी पहनता है मैं वो पहनूंगा। आम आदमी के बीच में आम आदमी बन के जाना। 2 बार थप्पड़ खाने के बाद भी केजरीवाल बहुत सिक्योरिटी के बीच पब्लिक से नहीं मिलते। आप इस चीज को देखो। हालांकि थप्पड़ रेखा गुप्ता ने भी खाया, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई। अब ये मुझे मैसेज कहां से आता है? मुझे याद है दिल्ली में दंगा हो रहा था, बहुत शुरुआती आजादी के बाद की, और ये बात मैं कहता हूँ जिस देश को दंगे के साथ आजादी मिली हो वहां दंगे को न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान नहीं है। अभी आप बार बार एक बोल रहे हैं आजादी 2014 की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये दंगे के साथ 2047 वाली। अच्छा ठीक है, 14 वाली 1947। हाँ। तो जामिया में कुछ मुस्लिम शरणार्थी आके रुके। अच्छा। हिंदुओं ने हमला कर। अब उस समय हिंदू मुस्लिमों को पाकिस्तान के नजरिए से देख रहे थे। तो अब उस समय देश में इतनी पुलिस भी नहीं थी कि हर जगह भेजी जा सके। हम ताजे ताजे आजाद हुए। नेहरू अपनी गाड़ी खुद चला करके जामिया गेट पर पहुंचते हैं, गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं, 1000 की भीड़ को कंट्रोल कर ले जाते। मतलब नेहरू में ये फियर नहीं था कि ये लोग मुझे मार दें, और ये कॉन्फिडेंस था कि ये मेरी बात मानेंगे, ठीक है, बिना सिक्योरिटी के। अभी मैं नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है और वो साइकिल से घर गया है 13 साल रहने के बाद, और बड़ा मतलब क्रेजी सीन है। वो बंदा ऑफिस के गेट से निकला है, उसने जैसे हम बच्चे थे साइकिल में लॉक लगाते थे, उस लॉक को खोला है, साइकिल पे बैठा है, चला गया है। और यहां विधायक के कुत्ते के पास भी फॉर्च्यूनर है, एक एमएलए के पास 2 गनर हैं, सरकार के दिए हुए 2 उसने प्राइवेट रखे हैं।
क्योंकि उसको पता है उसने इतना घोटाला किया है कि कोई भी आम आदमी सड़क पे चलते हुए एक कंटाप लगा के चला जाएगा। तो ये रुतबा नहीं है, ये फियर है। नेहरू में वो फियर नहीं था। 99% उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी इंडिया को। आप कह रहे कांग्रेस ने लूटा है 70 साल में? लूटा होगा बिल्कुल, पर 1000 करोड़ का चंदा है आज उनके पास 70 साल बाद, और बीजेपी के पास 16,000 करोड़ और अमाउंट ऑन गोइंग है। 6,000 करोड़ तो पिछले 1 साल में आया है। जिस ग्रोथ रेट से बीजेपी का अकाउंट बैलेंस बढ़ा है, उसी ग्रोथ रेट से देश की इकोनॉमी बूस्ट होती, तो मुझे दिक्कत नहीं होती बीजेपी की। तब आप ग्रोथ कर रहे हैं। पीएम जब बने थे तब इतने गोरे नहीं थे जितने अब है। हाँ। बीजेपी का अकाउंट बैलेंस तब इतना नहीं था जितना अब है। जो 7 स्टार ऑफिस आप आज अफोर्ड कर पा रहे हैं तब नहीं कर पा रहे। लखनऊ में 5 स्टार ऑफिस आप बनवा रहे हैं, उसी लेवल का एक गवर्नमेंट स्कूल बनवा दीजिए जो आपके ऑफिस की टक्कर का हो, मैं मानूंगा कि आपका इरादा काम कर। यानी आपका चंदा, आपकी बपौती है, उससे स्कूल नहीं बनेगा। स्कूल जनता के पैसे से बनेगा, और आप अपने चंदे से चार्टर्ड प्लेन से कहीं भी जा सकते हैं, वो आपकी बपौती। ये सिस्टम तो नहीं चल पाएगा। आपके हाथ में है ना। पिछले 10 साल में 96,000 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए, 96,000, और अभी आंकड़े और जारी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,000 स्कूलों को बंद करने का गुपचुप ऑर्डर निकाला, सीधे शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया कि ये आरटीआई का उल्लंघन है। आप चुपचाप ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो? उसको रोका, वरना ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाता। अब इससे 1.5 लाख टीचर्स की नौकरी खतरे में है, 56,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में है, और जो 50,000 महिलाएं वहां पर खाना बनाती हैं उनकी जॉब खतरे में। गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज क्या दिया कि बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चे लाने का काम किसका था? गवर्नमेंट का ही तो था। तो जब तुम अपने काम में फेल हो तो तुम अपना काम बंद कर दोगे। 60 साल तुम सत्ता में नहीं आए, अपने काम में फेल हुए, पार्टी नहीं बंद की तुमने, स्कूल बंद कर दिए। वही बीजेपी एक कैंपेन चलाती है कि हमने 7 दिन में 2 करोड़ लोगों को, 7 दिन शायद बड़ा नंबर है, 2 दिन में 2 करोड़ लोगों को या 6 करोड़ लोगों को मेंबरशिप दे दी बीजेपी की। 2 करोड़ लोग, राघव जी। लेकिन यार मेरी बात, आप 2 करोड़ लोगों को हम मेंबरशिप ज्वाइन करा रहे हैं और 1 लाख बच्चों को स्कूल नहीं ला पा रहे हैं। राघव जी, मैं जो पूछ रहा था ना, मुझे नहीं पता केजरीवाल ने कब बीजेपी ज्वाइन की। मेरा सवाल था केजरीवाल, आप मुझे घुमा करना। मैं उसी चीज पर आया कि पावर का नेचर सेम। केजरीवाल ने शुरुआत बहुत अच्छी की, पर आज वो भी चार्टर्ड प्लेन से ही चल रहा है। मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट ना। कोई आप केजरीवाल में क्या जानना चाहते हैं स्पेसिफिक होकर? मेरे को कुछ नहीं जानना, मैं आपको ना बस ये मैं सिर्फ आपके थॉट्स जानना चाहता था केजरीवाल को लेके, क्योंकि मेरे थॉट्स शायद आपसे मैच करते या नहीं करते, ठीक है, वो मैच कर रहे हैं। और लेकिन मेरा बस एक चीज आपसे मैच नहीं कर रहा है, वो चार्टर्ड प्लेन में चलते। मैं कह रहा हूं मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सीएम है, सीएम की एक पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से उसको वो चीज ऑपरेट करनी चाहिए, करे। पर उसने लेकिन कहा क्यों था कि वो ऐसा नहीं, वो झूठा आदमी है भाई, वो बहुत बड़ा। वही कह रहा हूं, आपने खुद लाइन ड्रॉ की है। हाँ, तो तब आप उसे क्रॉस मत करें। आपने बोला कि मैं कभी बत्ती वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा, आपसे किसी ने कहा था ये बात। आप एक थर्ड फ्रंट लेकर आए थे। नो डाउट आपने दिल्ली में जो काम किया एजुकेशन को लेकर के, दैट इज कमेंडेबल, एब्सोल्यूट जीनियस काम। हाँ। मेरी वाइफ खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, तो मैं उस चीज को ऑब्जर्व कर पाता हूँ कि टीचर्स को पहली बार मैंने प्रेशर में देखा। उससे पहले चिल थे। आपसे पहले मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के साथ। ही सेड दैट अब स्कूल जाने का मन करता है, हाँ, बच्चे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ। पहली बार इस देश में किसी ने हैप्पीनेस इंडेक्स की एजुकेशन में बात की, वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन में। मैं खुश हो गया यार, मैं मनीष सिसोदिया से खुश हो गया था उस चीज को लेकर। यार ये कुछ आप नया सोच रहे हो, मतलब बच्चे को सिर्फ सिलेबस और कॉपी चेक करने से अलग आप जानते हो उसकी मेंटल वेलबींग पर काम होना चाहिए। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री की, इट्स एब्सोल्यूट जीनियस वर्क। आपने मजबूर कर दिया यूपी में ये बोलने के लिए कि हम आएंगे तो 100 यूनिट फ्री करेंगे। मेरा सवाल ये कि जब दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में तो पूरी फुल पावर है उनके पास। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? यानी वहां भी हो सकता है। और पंजाब में कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए गए होंगे, यूपी में भी लिए गए होंगे, नो डाउट। पर सवाल ये है कि क्या कंपैरेटिव एनालिसिस करके ही डेवलपमेंट होगा कि केजरीवाल मोदी से अच्छे हैं या राहुल केजरीवाल से अच्छे हैं या केजरीवाल अच्छे हैं? केजरीवाल को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो भले आदमी है, काम दिखाई दिया।
कल केजरीवाल नहीं भी रहेंगे, कोई और भी रहेगा, तो हम उस काम की तारीफ करते हैं, हम उस हेल्थ मॉडल की तारीफ करते हैं जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू की। अच्छा, उसका नाम बदल देने से आरोग्य मंदिर हो गया, तो अब मंदिर में दवा नहीं प्रसाद ही मिलेगा, खाना मिल रहा है वहां पे, कैंटीन बन गई है, मैं कहीं देख रहा था। तो ये सारी चीजें मतलब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक बहुत अच्छा स्टेडियम अखिलेश यादव ने बनवाया, जहाँ उनका पैतृक गांव है, नाम भूल रहा हूँ, क्रिकेट स्टेडियम, हाँ क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल टाइप से। और एक बहुत जेपी बिल्डिंग बनवाई लखनऊ, और एक बहुत बढ़िया लखनऊ में आपने देखा होगा वो रिवर फ्रंट बनवाया। अब जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस रिवर फ्रंट की सफाई सही से नहीं, क्योंकि वो सुंदर लगेगा तो लोग अखिलेश को रिकॉग्नाइज। इतनी बड़ी जेपी बिल्डिंग है, मतलब वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है, लेकिन उसको बंद करके रखा है, क्योंकि अगर उसमें कुछ अच्छा ऑपरेट होगा तो लोग अखिलेश को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप सोचिए, पैसा पब्लिक का था, अखिलेश ने बनवा दिया, तो उससे गुस्सा निकालने की आपको क्या जरूरत है? आप जानबूझ के उन प्रोजेक्ट्स को रोक देते हैं जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी चला करके गई है, ताकि उनकी तारीफ ना हो जाए। आप नाम बदल देते हैं योजनाओं का, आप नाम बदल देते हैं बाकी सब चीजों का, उससे क्या फायदा हो? कितना पैसा खर्च किया जाता है जब एक नाम बदला जाता है, उसका फायदा क्या है? आप इलाहाबाद को प्रयागराज कह के क्या अचीव कर? आई थिंक इसके पीछे ना कुछ सेंटिमेंट्स हैं जो मतलब आई एम नॉट श्योर मैं इस चीज को करेक्टली कन्वे कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, तो मुझे बहुत राइटली चूज करना पड़ेगा वर्ड्स को। काफी लोग ना सेंटिमेंट्स होते हैं कि हम पे रूल किया गया है, ठीक है, तो ये मुगलों के टाइम से है। अच्छा, ब्रिटिशर्स आपके साथ पार्टी करने आए थे यहाँ 200 ब्रिटिशर्स की भी हम चीजें हटा तो रहे हैं, नाम बदल रहे हैं ना हर चीज। नहीं, नाम बदल रहे हैं, पर आप जितना रूड मुस्लिम्स के साथ हैं, नहीं, मैं इसके साथ उतना रूड हैं। आप शायद ज्यादा एनालिटिकल हो रहे हैं इसके लिए, क्योंकि मैंने जब देखा यहाँ पे जितने भी, जैसे जहांगीर मार्ग था, बदल दिया उसका नाम। क्यों जहांगीर मार्ग रखना है? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी मार्ग का नाम बदल दीजिए। हाँ, मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ। भी खुदा हुआ है, खुदा तो पूरी दिल्ली हुई है सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नाम बदलने वाले पैसे से आप पैचवर्क करा दो ना। आपको पता है मेरे यहाँ पर लोकल लीडर आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, एमसीडी का, क्योंकि वो जीत गए यहाँ से। नाम क्या है? मैं नाम भी जानना चाहूंगा, बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं परिवार वाला आदमी हूँ। तो और सर्कल में जो आता है वो बीजेपी है, तो ये कहता है कि बीजेपी वाले सड़क बनवाएंगे, हम कहते हैं वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पे लोगों ने टैक्स देने के बावजूद अपनी जेब से पैसा निकाल के सीमेंट और ये मिस्त्रियों को बुला के अपनी सड़क बनवाई है। ये आपको नया लग रहा होगा, ये देश के हर एक शहर में 5-6 सड़कें आपको ऐसी मिल जाएंगी। तो ये बहुत, ये नॉर्मल चीज है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है यहाँ पर। नहीं, ये लोगों का फेलियर है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि गवर्नमेंट नहीं बनवा सकती है, और अगले साल वो वोट भी देंगे, और वो नेता के साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। तो फिर सबसे बड़े हिपोक्रेट्स तो हम ही हुए ना सर। हाँ, क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर अस। इस एक्सेप्टेंस के बाद भी हम इस देश से मोहब्बत करते हैं। ये है भारत, जो आपका शुरुआती समय। हमको नहीं फर्क पड़ता, हम सच में इमोशनल लोग हैं देश के लिए, सच में। हमको सच में ऐसा लगता है कि मोदी जी यार देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने 10 गलत काम हमारे साथ कर दिए तो भी कोई बात नहीं, हमें उनके साथ खड़ा। मैं चाहता हूं आदमी इस टेम्परामेंट से बाहर है, वो मोदी जी को देश समझना बंद करे, या इंदिरा इज इंडिया भी एक गलत कॉन्सेप्ट था। आप मतलब नेताओं के भक्त नहीं हो सकते यार, कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है सिर्फ लीडर से तुम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, उनको गॉडली फिगर नहीं बना सकते तुम। आपने जैसे गॉडली फिगर बनाया, आप क्वेश्चन करने वाले आप जोन फिर से बाहर हो जाओ, अंधभक्त हो जाओगे। हाँ, आप जोन से बाहर हो जाओ। राइट, आई एग्री टू दिस। गाइस, हाउ मच टाइम वी हैव? हमें 1.5 घंटा हो गया सर, हम थोड़ा सा और लेंगे। हैं? पता नहीं चला। डिड आई गिव यू गुड स्पेस टू स्पीक? आपको पता है आपके साथ ना डिसएग्रीमेंट भी बड़ा सॉफ्ट है, क्योंकि उससे हो सकता है शायद आपका डिसएग्रीमेंट मुझे किसी चीज के लिए एग्री कर ले, और मैं इसके लिए ओपन। नहीं, तब भी डिसएग्रीमेंट पता है क्या होता है?
मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अगर आपको सुन रहा हूं ना, मैं समझने के लिए सुनूं। मैं आपको रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना चाहता। मैं कोशिश पूरी अपनी ये रखता हूं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मैं भटकता हूं। और ये मैं अपने आप को बार बार याद दिलाता रहता हूं, अच्छा मैं ये समझा, फिर मैं लिख लेता हूं। तो इस वजह से ना डिसएग्रीमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि तुम समझ जाते हो। सर, इज देयर एनीथिंग आप जो बात करना चाहते हैं? कोई ऐसी बात है? बहुत कुछ मतलब बहुत सारे विषय हैं बात करने के लिए। मैं अगर किसी भी टॉपिक पर आप बात करें, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, मुझे लगता है कि विचारधारा से ज्यादा बड़ी चीज है रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड। अब मैं एक चीज को नहीं समझ पाता हूं कि हम टैक्स देते हैं और इस उम्मीद के साथ देते हैं कि हमारी जो बुरी कंडीशंस में गवर्नमेंट हमारा साथ दे। यस। इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कि मैं अगर बीमार पड़ता हूं तो भारत का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस चीज पर डिपेंड करता है कि भारत में 80% CHCs ऑपरेट करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, क्योंकि हर जगह एम्स नहीं है, हर जगह मैक्स नहीं है, और जहां मैक्स है वहां पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, और जहां एम्स है वहां नंबर नहीं है। यानी छोटी बीमारी है, छोटा इलाज है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो सरकार ने बनाए हैं उस पर बहुत ज्यादा लोग निर्भर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं डायरिया के, मलेरिया के, डेंगू के। भारत में 8.5 लाख लोग हर साल इसलिए मरते हैं क्योंकि उनको सही समय पर इलाज नहीं मिलता। यानी इलाज एग्जिस्ट कर रहा है, मरीज एग्जिस्ट कर रहा है, पर टाइम नहीं बन पा। ठीक है, 80% CHCs में डॉक्टर की कमी है और 90% सर्जन्स की कमी। 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर हमको अगले साल चाहिए की कमी, और 1,70,000 से ज्यादा नर्सेस चाहिए। वो बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, पर उसे एक स्पेसिफिक टर्म नर्सेस एज अ मेडिकल हेल्पर, जिसकी कमी है। लेकिन हम कितने मेडिकल कॉलेज पिछले 10 साल में बना पाए? ठीक है, और हम कितने एम्स बना पाए? हम कितने एम्स बना पाए? मुझे जम्मू में याद है एक मेडिकल कॉलेज खुला जिसमें मेडिकल की सीट्स तो एक स्पेसिफिक एग्जाम से ही दी जाती हैं। उसमें 60% मुस्लिम हो गए, और वो कॉलेज रन हो रहा था मंदिर के फंड से। लोगों ने कॉलेज बंद करवा दिया और उसको सेलिब्रेट किया, और उन 40 लोगों को जिनकी सीट गवर्नमेंट एग्जाम से अलॉट हुई थी वहां से शिफ्ट करके किसी दूसरे कॉलेज में भेजना पड़ा। और वो इसलिए खुश हैं कि मंदिर के पैसे से मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। जब उनमें से किसी की भी वाइफ को लिवर पेन होगा और वो डॉक्टर ढूंढेगा, तो मुस्लिम डॉक्टर अगर पहले मिल गया और हिंदू 1 घंटे लेट हुआ तो इलाज नहीं करवाएगा। सवाल है बहुत बड़ा, ये करवाएगा ना। तो आप इस चीज को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो? मैं अपने हर पॉडकास्ट में बात कहता हूं कि हिंदुस्तान इकलौता देश है जहां इस चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ कि जेएनयू की फीस बढ़ाओ। पूरी दुनिया इस चीज पर काम कर रही है कि हम एजुकेशन को फ्री बना पाए। हमारे यहाँ के लोग कितने गधे हैं, उनको ये चीज रास नहीं आ रही कि एक यूनिवर्सिटी इतनी सस्ती कैसे है कि लोग यहां पढ़ ले रहे हैं, और वो गलगोटिया की एक्सेप्टेंस है उनके मन में, एमिटी की एक्सेप्टेंस है। सर, जेएनयू के साथ ना केस थोड़ा अलग है। जेएनयू में जैसा मैंने पढ़ा है, दिस इज समथिंग आई रेड ओवर इंटरनेट, जहां पर लोगों ने बताया कि जेएनयू का जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो इतना चीप है। तुम पीएचडी करने बैठते हो, तुम कुछ 1,000 या 2,000 रुपए में वहां पे रह भी लेते हो, खा भी लेते हो, पी भी लेते हो। ठीक, वेरी गुड। लेकिन लोगों की पीएचडी ना 5 साल बाद भी खत्म नहीं हो रही है। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो लगे हुए हैं पीएचडी में, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव पीएचडी नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। पर इसका डेटा क्या है? नहीं, मैं सिर्फ एक पढ़ रहा हूँ। मुझसे अगर आप पूछोगे निखिल इसका सोर्स क्या है, मैं दूंगा सर फर्जी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज समथिंग आई रेड ओवर इन इंटरनेट। पर निखिल, आप रिजल्ट में बिलीव करते हो? हाँ, मैं रिजल्ट में ही तो बिलीव करता हूँ मैं सर। इंडिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 पर कौन है? आईआईटीज है। आईआईटी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी नहीं है। एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अच्छा। यूनिवर्सिटी में जेएनयू नंबर 1 है, जामिया है, बीएचयू है, एएमयू है। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में पार्टिसिपेट करती है, जेएनयू। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कहां से है? जेएनयू।
तो फिर आप उसको देशद्रोहियों का अड्डा कैसे कह सकते ऐसा मैंने नहीं कहा। हैं? मैं एक बात बता रहा हूं, जो नैरेटिव बीजेपी खुद चलाती है, तो आपने एक एंटी नेशनलिस्ट को फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा है, इतना बड़ा फेलियर। आप जेएनयू बंद मत कराइए। आपको लगता है वहां एंटी नेशनलिस्ट है, एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी बनाइए जो इसी फेयर पर पढ़ाती हो और पढ़ाइए उसमें नेशनलिस्ट बच्चे, जो कोई तकलीफ। आप दूसरा जेएनयू बनाइए, आप एमएनयू बना दीजिए, मोदी नेशनल यूनिवर्सिटी, इसी फेयर के साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट तो करिए। आप वो नहीं कर रहे हैं। मतलब 2000 में गरीब का बच्चा पढ़ ले, गरीब का बच्चा 2000 में पढ़ रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है यार? वो 7 साल में पीएचडी करे, पर उसका रिसर्च टॉपिक अगर नेशनल अवार्ड जीत रहा है तो 2 साल और ले ले। पीएचडी रिसर्च है, टाइम बाउंड चीज नहीं है कि ग्रेजुएशन भी 5 साल की होती है, 3 साल में आप नहीं कर पाए तो 5 साल की होती है, और मास्टर्स 3 साल की होती है। पीएचडी 10 साल तक भी चल सकती है। सर मैं पीएचडी एनरोल किया हूं, मैं भी कर रहा हूं। हाँ, मैं खुद कर रहा हूँ। हाँ। तो बढ़िया बात है, हमारे बहुत सारी चीजें सिमिलर है, पर हम उस स्पेस को किसी 1-2 केस के बेस पे जज नहीं कर सकते। निखिल, आप में 100 अच्छाइयां हैं और 10 बुराइयां हैं। मैं उन 10 बुराइयों को लेकर निखिल के साथ नहीं बैठ। तो आप जेएनयू का बुरा पार्ट खोद के निकाल के कि यार वहां पे लोग शराब पीते हैं, कहाँ नहीं पीते हैं, यार उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक इमेज बिल्डिंग का काम जो होता है और इमेज क्रश करने का काम होता है, वो ऐसे ही होता है। नशे शुरू हो चुके हैं दिल्ली में, तो हो रहे हैं। मतलब आप उसको रोकोगे कैसे? सर मैं ना इस चीज में कहता हूं कि दिस इज ऑल सोसाइटी बिलीव। इसमें मैं खड़े होकर बोलूं रोक दो नशे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तुम्हें उसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। तो लोगों को खुद, कोई लोग होते हैं जो खुद एजुकेट हो जाते हैं। मैं आपको एक डेटा दूं, फिर आप कहेंगे मैं वो डेटा ड्रिवन। हाँ, भारत में हर साल 2.5 लाख लोग मरते हैं टबैको की वजह से, और इस मौत के जिम्मेदार हैं शाहरुख खान। मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्चा गुटखा खा रहा है बिहार में, तो उससे कहा गया एक रिपोर्टर ने कि बेटा गुटखा खा रहे हो इतनी कम उम्र में, 11 साल का बच्चा है, मर जाओगे। कह रहा जब शाहरुख खान नहीं मरवे किया तो हम काहे मरेंगे? तो उसका बिलीव देखिए कि शाहरुख भाई गुटखा खाते हैं और स्मार्ट दिख रहे हैं, आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो गुटखे का ऐड कर रहे हैं। और ऋतिक रोशन भी गुटखे का ऐड कर रहे हैं, अजय देवगन भी गुटखे का ऐड कर रहे हैं। भले सैरोगेट एडवर्टीजमेंट है, आप इलायची बेच रहे हो, पर आपको तो पता है कि आप क्या बेच रहे हो। 11,000 करोड़ की नेटवर्थ है शाहरुख खान की, और 30 करोड़ के ऐड के लिए तुमने 2.5 लाख मौतों की व्यवस्था कर दी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है। आलिया भट्ट शुगर नहीं खाती है, पर स्लाइस का ऐड करती हैं। शिल्पा शेट्टी नूडल नहीं खाती हैं और नूडल का ऐड करती हैं। तो आप एज अ सेलिब्रिटी जब देश को खुद ही अंधकार में झोंकने के लिए लगे हुए हैं, तो फिर लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो उसमें समस्या क्या है? सर देखो, मैं वो उसके बारे में नहीं बोल सकता, मैं अजय देवगन के बारे में, क्योंकि जुबान केसरी। बट योर पॉइंट इज वेरी एप्ट कि आई थिंक दिस बिकम्स अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि, और हम लोग उनको कंडेम करें तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर हो, मुझे ना जो लोग कंटेंट बनाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कंडेम कर रहे हैं किसी चीज को जो चीज सोसाइटी के लिए गलत है। इस टाइम पे ना मैंने देखा कि कुणाल कामरा जी ने रणवीर अलावादिया हैं जो पॉडकास्ट करते हैं बियर बाइसेप्स करके, बहुत बड़ा चैनल है उनका, किस दिन हम उनको क्रॉस कर जाएंगे, तो कंडेम किया उन्हें। आपने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा? इस बारे में मैंने, अच्छा, कि स्टार्ट ऐसे हुआ कि कुणाल कामरा ने कुछ ट्वीट किया रणवीर के लिए कि ही इज फेक, he should stop podcasting and all and come out in the real form. He's a bloody spiritual guy. He's not a spiritual guy. And blah 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 blah. So this is Kunal Kamra's take कि तुम फेक हो, ये है वो है। I thought आपको पता होगा इसके बारे में। नहीं, मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ। हम फोन पे बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल में करेंगे, पर मैं कुणाल कामरा और इन दोनों के काम से अवेयर हूँ। मैंने इन दोनों का काम देखा है, और मैं रणबीर को सिर्फ इसलिए बुरा नहीं कह सकता कि वो खाली पॉडकास्ट कर रहा है, वो रिपोर्टिंग नहीं करता। यार उसका वो काम तो मजा आ रहा है, करने दो। जो मेरा काम है मैं उस पर थोप नहीं सकता हूँ, और जो उसका काम है वो मुझ पर थोप नहीं सकता। हम सबके डायमेंशंस अलग है, पर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उतनी मेरी है। अगर वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, सवाल करने में क्या बुराई है? ठीक है। कुणाल कामरा को अगर 4 लोग बायस्ड कह रहे हैं तो मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कामरा फैन नहीं।
मैं उसकी 10 बातों का सपोर्ट करता हूं जो उसने अच्छी की, और उसकी 4 बुरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि मुझसे फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज टू एवरीवन जो कंटेंट बना रहा है। कोई राइट विंगर भी हो सकता है, जो हो सकता है कांग्रेस के किसी बहुत वैलिड पॉइंट पर क्रिटिसाइज कर रहा हो। मैं झगड़ा करने क्यों जाऊंगा? मैं कांग्रेसी थोड़ी हूं। मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा कि भाई ठीक बात कह रहा है, तो इमरजेंसी में गलत हुआ है और नहीं ऐसा होना चाहिए था। उतना एक्सट्रीम इंदिरा जी ने कर दिया तो मोदी जी को भी एक रोड मैप मिल गया, और आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो आने वाली पार्टियों के लिए रोड मैप देकर के जा रहे हैं। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल आदमी के सपोर्ट में लड़ने को तैयार नहीं हूं। मैं मास नंबर की बात कर, द बिगेस्ट नंबर इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस। आपको क्या लगता है आफ्टर मोदी हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डू यू थिंक एनीवन हैज दैट कैपेसिटी? कैपेसिटी आप में? नहीं, ऐसे मुझ में है? नहीं, वी हैवंट प्रूव्ड आवर ब्लड सर। मैं बताता हूँ, आपने प्रूव नहीं किया अभी तक कुछ। जैसे मैं कह लो, प्रोपेगेंडा कह लो, कुछ भी कह लो। मोदी जी ने खुद को प्रेजेंट किया कि ही इज अ टी सेलर। हाँ, एक चाय बेचने वाला बच्चा जो स्कूल जा रहा था और गलती से उसका बैग एक झील में गिर गया। बोला तो सड़क के पास झील नहीं होती है, और उस झील में मगरमच्छ थे। फिर वो उस झील में कूदा और मगरमच्छ से अपना बैग ले आया। फिर वो पूरा वर्ल्ड घूमा और फिर वो तपस्या करने के लिए हिमालय में चला गया। फिर वो आके पीएम बन गया, और इस बीच उसने भिक्षा भी मांगी। तो आप तो उससे बेटर कंडीशन में, अब आपको क्या प्रूफ करना है? एटलीस्ट आपने भिक्षा तो नहीं मांगी, आप सेल्फ सस्टेनेबल हो। आपके ख्याल से बीजेपी या फिर कांग्रेस में कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो पीएम की पोजीशन ले सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि तीसरा फ्रंट नहीं बनने दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है यार, इंडिया को ना एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। अरे आई लव यू फॉर सेइंग दिस। ये बात शायद हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका रीजन ये कि एक तो मेल ना बहुत इगोइस्टिक होते हैं, हर मेल नहीं, पर जैसे अब ना इंडिया को एक ब्यूटी की जरूरत है। फेमिनाइन ब्रिंग्स ब्यूटी। हाँ, एक ब्यूटी और एक अरेंज सिस्टम। हाँ, जैसे इंदिरा जी ने सिस्टम को काफी हद तक अरेंज किया था। नो डाउट बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर मैं चाहता हूं ना कि एक फीमेल कम से कम 10 साल इस देश को चलाए, और उस 10 साल में ना जो काम नहीं हो पाए, जैसे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के बताओ कोर्ट डिनाई कर दे रही, क्योंकि मोदी जी या कोई मेल पॉलिटिशियन कभी इस प्रेशर से गुजरेगा नहीं। बीवी के साथ उनका रिलेशन बहुत कम रहा, हालांकि मैं पर्सनल चीजों पे नहीं जाना चाहता, पर वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। और देश का सबसे बड़ा स्टेट के सीएम के पास भी फैमिली नहीं है, तो एक वो टच मिसिंग है कि हाउ टू मैनेज वुमेन, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जब एक वुमेन आएगी ना पावर में, तो मुझे लगता है काफी हद तक इस देश की 50% कैपेसिटी जो यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, जो सिर्फ बोझ बन जा रही है क्योंकि उसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, वो भी जब इस रनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी तो हम 2 गुनी रफ्तार से बूम करें। तो अब बहुत देख लिया, मतलब हमने ये कल्चर, कोई एक फीमेल आए जो 5 साल इस देश को एज अ प्राइम मिनिस्टर चलाए, इंडिया में कोई एक डिफेंस मिनिस्टर भी फीमेल बने, ताकि ये बैरियर टूटे कि डिफेंस मिनिस्टर फीमेल है तो देश कमजोर हो जाएगा। ये सब जब थोड़ा नॉर्मलाइज होगा ना, तब और मजा आएगा। मतलब व्हाई ऑलवेज मोदी एंड राहुल, इससे बियॉन्ड भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। हाँ नहीं यार, नहीं, मैंने पहली सीएम देखी है जो एक 29 साल के बाबा की, बाबा भी क्या मतलब शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी आरती उतार रही है। मतलब जो आदमी मुझसे भी 1 साल छोटा है वो बाबा है। और जो मतलब मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं कि जैसे प्रेमानंद महाराज है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो बहुत ज्यादा कास्ट ओरिएंटेड बातें नहीं करते हैं, 100 में से एक आधी गलत बात कर दी होगी, और वो प्रेम करना सिखाते हैं। उनके पास कोई पॉलिटिशियन नहीं जाएगा क्योंकि उसका मोटिव नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलेगा। वोट तो मिलेगा, लेकिन आप जो बात करने जाएंगे वो बात पूरी नहीं होगी। और एक 29 साल का लड़का जिसकी हनुमान जी से फोन पे बात होती है ऐसे ऐसे करके, मतलब कैसे हाथ में कोई बटन दबा के कैसे नंबर डायल कर सकता है। आप मेरे साथ ऐसा करो, मैं आपको पागल कहूंगा, और मैं करूंगा तो आप भी मुझे पागल कहोगे। और उस पागलपन को लोग स्पिरिचुअलिटी कह के सेलिब्रेट कर रहे हैं, सीएम आरती उतार रही हैं, और वो कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब जिसने खुद हिंदुत्व नहीं पढ़ा होगा,
बैठ के अगर अच्छे से संवाद कर ले तो उससे ज्यादा संस्कृत मैंने पढ़ी होगी। विद्या भारती संस्थान का पढ़ा हुआ हूँ 12 साल, और 1 घंटे सुबह केवल हम सरस्वती पूजा ही करते थे स्कूल में। लेकिन आप मतलब मूर्खता का सेलिब्रेशन जब होने लगता है ना, तब थोड़ा बुरा लगता है। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदमी को प्रेसिडेंट बना रहा था, मनमोहन सिंह जैसे लोग थे, और कितने खूबसूरत आर्टिस्ट थे, बिस्मिल्लाह खान साहब। अब किसके फैन हैं लोग? एलविश यादव, दक्ष चौधरी कौन है? एक दल चलता है जो गौ रक्षा दल, जो गाय की रक्षा करता है। हालांकि उसके अपने घर में गाय नहीं है, लेकिन जो बाहर गाय हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। खुद गाय नहीं पाली है तो वो मतलब गाय को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब जैसे आप अपनी गाय को, लेकिन वो एनिमल प्रोटेक्शन तो ठीक है ना सर? हाँ, प्रोटेक्शन ठीक है, लेकिन मैं आपसे एनिमल प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मार दूं जान से, तो आप, मैं मूर्ख हूं? ठीक है। एनिमल प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन क्या भाई? तू खिला दे यार, अगर तुझे लग रहा है कि गाय बहुत बीमार है, लेकिन तुम मुझे मारोगे, तुम यार अपनी गाय को खाना नहीं खिला रहे हो। ये मूर्खता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आरएसएस? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में 0% टैक्स का योगदान, तो हजारों स्कूल चला रही है, सेवा की बात करती है, टैक्स नहीं। मोहन भागवत को वही सिक्योरिटी मिली हुई है जो देश के गृह मंत्री को मिली। 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ एक साल का सिक्योरिटी पर खर्च है। 15 करोड़ 16 करोड़ यानी पर डे का 3 से 4 लाख रुपए। वो पैसा देश की आम पब्लिक का है, और एक सरकारी पद पर ना रहते हुए व्यक्ति को आप इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो ऐसे संस्थान का योगदान पर सवाल किया जाना चाहिए। नहीं, आपने सिर्फ उस एक इंसान के बारे में बताया जो उसको चला रहा है। हाँ, लेकिन मैं पूरी संस्था की बात ही नहीं, जो हेड है आरएसएस का, सिक्योरिटी उसको मिली है, मोहन भागवत को नहीं मिली। वो आरएसएस के हेड हैं इसलिए मिली। हाँ, एग्जैक्टली राइट। तो अगर वो उस पद पे नहीं रहेंगे तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। आरएसएस का योगदान क्या है, मुझे ये कोई बता ही नहीं पाया। आरएसएस ने बहुत जगह हेल्प किया है, फ्लड्स के टाइम पे हेल्प किया है। जब कश्मीर में एक लड़ाई हुई थी, जो वहाँ के प्रिंस थे उस टाइम पे, उनको बचाया था, तब तक आर्मी नहीं आई थी, उन्होंने रोक के रखा था। हरि सिंह। हाँ, हरि सिंह को। और उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं। ये आपको जो हिस्ट्री जिस भी किताब से है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। हर किताब को पढ़ने का कॉन्टेक्स्ट होता है, डिवाइड करते हैं, टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल। ठीक है। आरएसएस तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जब राजा हरि सिंह के ऊपर हमला हुआ, ऑन रिकॉर्ड। ये संगठन रजिस्टर्ड नहीं था। ये कुड बी। गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, ये बात सरदार पटेल ने कही थी, जिसको प्रधानमंत्री बनाने की मांग मोदी जी ने रखी। ठीक है, सरदार पटेल इसका मतलब गलत तो नहीं बोल रहे थे, उस वक्त के गृह मंत्री थे। आरएसएस का एजेंडा था हिंदू कम्युनिटी बिल्ड करना। राइट। नेहरू का विरोध इसी सिस्टम पर हो रहा था कि नेहरू हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, जिसमें लड़कियों को अधिकार मिलता प्रॉपर्टी में, विधवाओं को दूसरी शादी का अधिकार मिलता, जो हिंदू आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहा। तो नेहरू के अगेंस्ट चुनाव लड़े करपात्री जी महाराज, एक संत थे, और आरएसएस की बैकिंग थी उनको अच्छी। जो बाद में सक्सेसर बने थे आरएसएस के। हाँ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पे जाता हूं कि आरएसएस ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? दे आर अगेंस्ट द गांधी, दे आर अगेंस्ट द नेहरू, दे आर अगेंस्ट द पटेल ऑल्सो, दे आर अगेंस्ट द जिन्ना ऑल्सो, दे आर अगेंस्ट द सुभाष ऑल्सो। तो व्हाट आर दे डूइंग एट दैट? नहीं, हम दोनों ने शायद अलग अलग पढ़ा है सर। ठीक है, मूवमेंट बताइए जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग उसका था। मैं हिस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, बट मैंने किताब के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, मेरे को पढ़ने का शौक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू होता है। हाँ, गांधी जी इस मूवमेंट को शुरू करते हैं, गांधी जी मूवमेंट को लीड करते हैं, और आरएसएस उनके साथ थी उस चीज। आरएसएस के पास ऑप्शन क्या था 1942 तक आते आते? एक मिनट, मैं आपको ना पहले सवाल पे आना चाहता हूँ। जब आपने मुझे बोला सुभाष चंद्र बोस कभी भी अगेंस्ट नहीं थे आरएसएस के। भगत सिंह थे। भगत सिंह ने एक लेटर लिखा था जो दिखाया गया है, एक आरएसएस की मूवी भी आई थी, उसमें भी दिखाया गया है,
कि मैं कोई आरएसएस का नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ हम डेटा और फैक्ट पर बात कर रहे हैं। हाँ, हम किसी भी संस्थान से नहीं, हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं और हम कॉमन इंसान, उस बेस पर ही हम बात। भगत सिंह ने लेटर लिखा था कि वो बहुत खुश हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बन रही है जो देश के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, जो देश के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनेगी, इंटरनल डिफेंस सिस्टम, जो कभी कम्युनल कुछ होगा तो उसमें प्रोटेक्ट करेगी। सावरकर जी, वीर सावरकर जी ने भी इनको बोला था, जिन्होंने आरएसएस स्टार्ट किया था, आई एम फॉरगेटिंग दैट गाइज नेम, तो उस टाइम पे भी ये बात हुई थी। मैं बस अभी हम ढंग से डिबेट नहीं कर पा रहे इसके ऊपर। इस एस्पेक्ट में मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूँ जो मेरी अपनी समझ है कि सावरकर को वीर कहना, जबकि सावरकर ने माफी मांगी, पेंशन ली, ऑन रिकॉर्ड है, सावरकर से घृणा नहीं है। पर क्या सावरकर इस चीज पर काम नहीं कर रहे थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटी की तरह, अलग अलग कंट्री की तरह डेवलप हो? टू नेशन थ्योरी कहां से आई? अच्छा, उन्होंने कहा, पहली बात, वो वीर सावरकर ही हैं, ठीक है। आप सेंट्रल जेल गए हैं कभी? नहीं। मैं 3 बार अंडमान होकर आया हूँ। वहां पर जैसे इंसान रहता है ना, वहां ना रूह कांप जाती है सर। सावरकर कितने साल जेल रहे हो? 16 साल जेल रहे हैं वो, मेरे ख्याल से, या फिर कम हो सकता है थोड़ा। इतना बड़ा नंबर नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। तो सावरकर, वीर सावरकर जी ने अपने लॉ, उस जेल के अंदर से चिट्ठी लिखी कि मैंने इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया है, मुझे वापस किया जाए। अब मेरी एक बात समझिए, किस शर्त पर? कि मैं उस घर में ही रहूंगा, मैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, हाँ, कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, इज इट अ सरेंडर? इट्स 14 ईयर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैं ना जिस टाइम सेंट्रल जेल में ना, शाम के टाइम पे वहां पर लाइट एंड साउंड शो होता है, वहां पर ना, वहां पे सब उनको वीर सावरकर ही कहते हैं, क्योंकि उस जेल में जिसको डाला गया है वो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे, पानी कहते थे उसे, वो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे खतरनाक लोग थे। ना गांधी ना नेहरू इस जेल में कभी गए हैं, ठीक है। और मजाक की बात यह है, पूरे गांधी परिवार में से कोई भी आज तक अंडमान नहीं गया, और अंडमान के अंदर राजीव गांधी चिल्ड्रंस पार्क है, ठीक है, वो आज तक नहीं आए। ये आदमी 14 साल वहां रह के, उसके बाद इसने माफी मांगी, इसके बाद इसको यहाँ के लोकल जेल में डाला, और इसको फिर घर के अंदर बंद रखा, और फिर इसको पेंशन दी गई। ये आदमी क्यों, ऐसा क्या था इस आदमी के अंदर कि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कांपती थी कि इसको काला पानी भेजना पड़ा, जो और किसी को नहीं भेजना पड़ा? आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से क्यों नहीं सोचते? ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गांधी और नेहरू को इतनी दूर ले जाकर जेल में रख, क्योंकि उन दोनों ने कुछ ऐसा कभी किया ही नहीं था। मुझे, आप नेहरू को फ्रीडम फाइटर बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ, नेहरू कितने साल जेल रहे हैं, इसका फिगर है आपके पास? हम गूगल कर सकते हैं। 10 साल के आसपास। हाँ, कौन से जेल में रहे हैं, किस प्रिविलेजेस के साथ रहे हैं? प्रिविलेजेस देखिए, जमीन सर, पे सोते थे, मेरी बात सुनिए सर। नहीं मिला था, मेरे किताब लिखी उस दौरान। नेहरू का जेल में रहना, गांधी का जेल में रहना और सावरकर का जेल में रहना, तीनों जेल में रहना ही है। नहीं, बट मोटिव नेहरू का जेल में रहना और सावरकर का जेल में रहना जमीन आसमान का फर्क है। आप एक बार, आप इस पॉइंट पर मैं और आप कितना भी डिस्कशन करें, वो हम नहीं आएंगे, हम एग्री नहीं हो पाए। हाँ, बट मैं आपको जो समझा मेरा जो रीजन है, जो मेरा रिजिडनेस है इस चीज में, वो सिर्फ यही है कि अगर अपनी पूरी लाइफ में गांधी ने भी एक बार हिंदू मुस्लिम कर दिया होता तो गांधी भी मेरे लिए रिस्पेक्ट नहीं। जो आदमी कास्ट और रिलीजन बेस पे बायस्ड हो सकता है, वो देश के लिए मर भी जाएगा तो भी मैं उसे अच्छा इंसान नहीं मानता। आप सनातन धर्म से क्या मतलब समझते हैं? सनातन सिर्फ हिंदुओं का धर्म है? बड़ा मतलब मजबूत सवाल है। ये वीर सावरकर ने बोला था कि सनातन धर्म सबका धर्म है, ये सिर्फ हिंदुओं का धर्म नहीं है। सनातन बेसिकली ये धरती है, इस धरती का जो अर्थ है वो है सनातन। अगर आप मुसलमान हो, आप हो सनातन। अगर आप हिंदू हो, तब आप हो सनातन। आप क्रिश्चियन, सिख, कुछ भी हो, आप हो सनातन। ये सनातन था, और हमें सनातन को साथ होना है, ये था। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं भारत एक सनातन धर्म वाला राष्ट्र है, तो ये सनातन भारत से बाहर नहीं है, लेकिन बौद्ध काल जब तक रहा इंडिया में, तो बौद्ध भारत से बहुत बाहर तक फैला।
हमको बौद्ध आइडेंटिटी के लोग भारत से बाहर मिलते हैं। पायान जब इंडिया आया और उसने जब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज देखी, जिसको सनातन ने नहीं बनाया, जिसको बौद्धिस्टों ने बनाया, तो उसको लगा कि इंडिया में यार रिसर्च का इतना एक्सट्रीम स्कोप है जो वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है। दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। सनातन ने बनाया क्या इंडिया में? ठीक है, अब दूसरे आपके सवाल पर भी आते हैं, फिर आप मुझे काउंटर करिएगा। सनातन और हिंदू धर्म को पढ़ने और जानने के लिए आपने किन किताबों का इस्तेमाल किया है? मुझे 4 किताबें बताएं। ठीक है, यू विन इट, क्योंकि मैं तो इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ सर। नहीं, आपने हो सकता है रामायण पढ़ी हो, रामायण देखी है, पढ़ी नहीं है। हो सकता है गीता पढ़ी हो। हाँ, गीता पढ़ रहा हूँ मैं भी। हो सकता है महाभारत पढ़ी हो। नहीं, महाभारत नहीं पढ़ी। हो सकता है मनुस्मृति भी देखी हो। पर ये चारों धार्मिक किताबें नहीं है, ये ग्रंथ हैं, उपन्यास है। इसके अंदर सनातन की बात नहीं होती। सनातन पैदा कहाँ से होता है? इसके अंदर सनातन की बात 4 वेद, पुराण, वेदों के अंदर कहीं बात नहीं होती सनातन की। जो धर्म को शुरू करते हैं। धर्म मतलब क्या? एक लाइफ स्टाइल है। धर्म कुछ नहीं है। हाँ। एक लाइफ स्टाइल है, सिविलाइजेशन के जीने का तरीका है, जो अपडेट होना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में ही सती प्रथा थी। हाँ। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वो तो हिंदू में थी, सनातन में नहीं थी, क्योंकि दोनों एक हैं। उसी में बाल विवाह का कॉन्सेप्ट है और उसी में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर के भीतर ना रहने देने की प्रथा है। और ये आपने कौन सी किताबों में पढ़ा है? ये आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं। किसी किताब? क्योंकि मुझे ना, मैंने सनातन के बारे में सिर्फ इंटरनेट पे रिसर्च करके पढ़ा है। हाँ। ठीक है, राजा राम मोहन राय। मैंने लेकिन ना राजा, मैं आपको 3 नाम बताता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, जो 1822 और 24 के आसपास पहली बार सती प्रथा के लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं। क्योंकि जो आडंबर है, जो धीरे धीरे धर्म के साथ शुरू हुए और उनकी एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा बन गई, क्योंकि लोगों ने भी तो पढ़ा नहीं, किसी को नहीं पता वेद में क्या लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस्लाम से नफरत करनी है, या वेद हमें सिखाते हैं कि सर्वधर्म सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। ठीक है। सनातन का मतलब है कि जो सबको समाहित कर लेता है, उस शब्द का अर्थ ये। राइट। भारत एक लौता देश है जिसमें हर धर्म को एक्सेप्ट किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, और जो धर्म अभी बिल्ड भी हो रहा है वो भी इंडिया में आएगा तो रहेगा। एक और ब्यूटीफुल चीज है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद आपको हिंदू रहने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। आप पैदा हो गए हैं, आप पूजा करिए या ना करिए, आप ईश्वर को मानिए ना मानिए, आप पूजा पद्धति के खिलाफ बोलिए, आप धर्म के खिलाफ बोलिए, आप राम के, कृष्ण के, विष्णु के, शंकर के, हर किसी के खिलाफ बोलिए, आप हिंदू ही रहेंगे। पर बाकी धर्मों में इतनी स्वतंत्रता नहीं। ये स्वतंत्रता हमको एलीट बनाती है, जिसको हमने खत्म कर। हमने अपने रिलीजन का एलीट कल्चर जो था, कि एक यूनिवर्सिटी जहां एक फ्री स्ट्रक्चर है क्रिएटिविटी डेवलप होने का, और एक यूनिवर्सिटी जो 1000 नियमों से बंधी है कि जो बच्चा 9 बजे आएगा उसी को एंट्री मिलेगी, 9:30 बजे जो बच्चा सो के उठा वो आज नहीं पढ़ेगा। दोनों में रिजिड कौन है? सेकंड वाला। क्या रिजिडनेस से सॉल्यूशन मिल सकते हैं? कुछ देर के लिए मिल सकते हैं, हिटलर जैसे लोगों को एक प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रिएटिविटी कैसे रन होती है? फ्रीडम से। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज फ्रीडम। मुझे एक चीज समझाओ, एक तो फ्रीडम के ऊपर हम थोड़ा से बात करेंगे, थोड़ी सी और, बट सनातन किसी बुक के अंदर नहीं है सर, इस पे कोई किताब भी नहीं है मेरे हिसाब से। सनातन नाम से कोई किताब नहीं है। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। जब आज जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछा ना कि कौन सी किताब में पढ़ा, तो मैंने एक बार सच में गौर किया। मैंने कहा मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा, है ही नहीं यार कुछ। हाँ, और मुझसे आप पूछोगे इन 4 चीजों पे ही एग्जिस्ट है, मुझसे पूछो पुराण पर, उपनिषद पर। मुझसे पूछोगे निखिल ये कहाँ से उठा, मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इट्स अ थॉट, ये एक बस थॉट ही है। अच्छा, फ्रीडम के ऊपर डू यू थिंक हमें हमारे पास वी हैव इनफ फ्रीडम इन इंडिया? हाँ, हमें बहुत फ्रीडम है, हम ऐसा कह सकते हैं।
नहीं, जैसे कह सकते हैं और है, ये कहने की फ्रीडम है कि हमें फ्रीडम है, अच्छा, पर हमें फ्रीडम नहीं है। अच्छा, व्हाइट हाउस के बाहर एप्स्टीन के साथ ट्रंप का एक टाइटैनिक वाले पोज में स्टैचू लगाया कि दे बोथ आर लवर। मजे की बात यह कि किसी ने उस स्टैचू को आज तक हटाया नहीं। लोग वहां सेल्फी खिंचाते हैं, पोस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी ये है। आप कुछ करके दिखाइए ऐसा इंडिया में। ट्विटर को यह आदेश दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो भी ह्यूमरस कंटेंट फ्लोट हो रहा है उसे बैन कर दो। क्यों? मतलब पीएम अपना मजाक बनाने वाली बात खुद कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि नाली से गैस निकालेंगे और चाय बना देंगे, और जब उस चीज को मैं कह रहा हूं तो गलत है। मैं तो आपको कोट कर रहा हूं कि आपने ऐसा कहा था। फ्रीडम का मतलब है कि जहां पर सोनम वांगचुक जैसे आदमी को आप जेल में डाल देते हैं और आशाराम को वीवीआईपी सिक्योरिटी में रामलला के दर्शन कराते हैं, राम रहीम को 12 बार पैरोल मिलती है और दोनों कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। वो तो वोट जब इलेक्शन आते हैं तभी आते हैं बेचारे बाहर। नहीं, उनकी फ्रीडम है कि वो जेल में रहते हुए जब चाहे बाहर आ सकते हैं। हमारी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है सवाल करना। नेहरू चुनाव जीत गए और नेहरू एक शो में बातचीत कर रहे थे और फिर वो अपने लॉबी से बाहर आए तो एक बुढ़िया आई और उसने नेहरू का कॉलर पकड़ा। बोला, नेहरू तू चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला? तो नेहरू ने कहा कि अम्मा, तुम इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ सकती हो, तुमको ये मिला। दैट इज अ फ्रीडम। That's a metaphor you said, right? Yeah. That's जहां not. पर I just want to quote. That is not true. हाँ, that is नहीं, ये ट्रू है। ऐसा सच में हुआ था। Okay, आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे, मैं ठीक कोट है। कर रहा हूं कि ऐसा सच में हुआ। ये फ्रीडम है कि आप प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखो यूएस के अंदर डेमोक्रेसी एक अलग लेवल पे चलती है सर। वहां का जो कम लेवल पर है, हम उससे बड़ी डेमोक्रेसी और हम उससे कम लेवल पर है। मैं आपसे इस बात में एग्री, मैं कहना चाहूंगा ये जो मुझे फील होता है, क्योंकि यहाँ का जो रिस्ट्रिक्शन है पूरा, जुडिशरी है पूरा, वो थोड़ा अलग है। एक बहुत सुंदर कविता है का लबोलुआब ये है कि सबसे आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, उससे कठिन है मुख्यमंत्री की करना। मगर सांसद की आलोचना करने में खतरा है और विधायक की आलोचना करने में पिटाई तय है, मगर प्रधान की आलोचना में मारे जाने का डर है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो गांव में रहने वाला आदमी है उसकी फ्रीडम यही है कि वो पीएम को कुछ बोल पाए। उसकी फ्रीडम ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग उसके यहां अपॉइंटेड हैं उनके खिलाफ आवाज उठा सके। जब उससे कहा जाए कि इस साल सरकार ने 5 किलो नहीं 3.5 किलो गेहूं भेजा है, तो उसके पास एक फ्रीडम हो कि वो कहे 5 किलो नहीं दोगे तो नहीं लूंगा, और उस पर प्रेशर हो कि अगर ये 5 किलो नहीं लेके गया सरकार मेरी बैंड बजा देगी। तो ये फ्रीडम है। पर ये फ्रीडम कहां एग्जिस्ट कर रही है? ये तो नहीं कर रही। वो लोग जो डीएल बनवाने के लिए 1000 रुपया घूस देने को तैयार है, वो लोग गांधी और नेहरू की बुराई कर रहे हैं। जो खुद स्टैंड नहीं ले सकते हैं वो उस आदमी के अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं जिसने तब स्टैंड लिया जब इंडिया के पास 10 महीने का भी चलाने भर का ना पैसा था ना राशन था, फिर भी लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे कि आजाद होने के बाद देख लेंगे कैसे मुल्क चलेगा। पहले आजाद होते हैं। सब कुछ तो लूट लिया था ना अंग्रेजों ने। कोहिनूर कौन लेके गया? बहन थी वो, ब्रिटिशर्स। बहन थी ना, रखा है ना वहां पर। क्या नाम है दीदी का? नफरत। और नफरत आज भी मुगलों से है। तुम्हारी चोरी की हुई चीज वहां म्यूजियम में रखी है जो तुम आंखों से देख पा रहे हो, पर तुम्हें ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं है। सर ब्रिटिशर्स के साथ कंपटीशन नहीं है। आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो वही कह रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से दुश्मन चुन रहे हैं ना। आप अपने चाइना आपका दोस्त हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी करनी है। स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को तो हम 2 टुकड़ों में तोड़ चुके हैं, जिस दिन चाहेंगे 2 में और डिवाइड कर दें। और ये तो सबसे क्रीम टाइम है। मतलब मोदी जी जैसे विजनरी लीडर को इस समय अटैक कर देना चाहिए था।
जो जैसा वो स्टैंडर्ड बता रहे हैं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। वो कहते हैं कि हम पीओके ले आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में बयान दिया 2024 में कि इस बार प्रधानमंत्री बना दो, 3 महीने के भीतर पीओके आपका होगा। हुआ क्या? तो इसको फॉल्स कमिटमेंट के अंदर कोर्ट में चैलेंज करके और उनको कुछ सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए यार। मतलब नेताओं की कमिटमेंट यार ऐसे तो सर फिर तो जितने ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे तो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, सब जेल चले जाएंगे। तो जाएं, मुझे भी हो अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो जी। हाँ, मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा, नहीं, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूं हाँ, कि अगर मैं अपनी गलती छुपाने के लिए 10 बड़ी गलतियों की एक्सेप्टेंस ले रहा हूं तो भाई मुझे भी उस चीज में नाप दो। आपके हिसाब से एक प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा पद है, हाँ, देश का, उसको गलत गधा कहना सही चीज है? नहीं, ये स्वतंत्रता है आपकी, सही और गलत से बात नहीं। मैं कैसे तय कर सकता हूं कि आप प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे और क्या नहीं? बट मैं आपका परसेप्शन जानना, मैं अपना परसेप्शन के हिसाब से कहूं तो एक उस उम्र के अनुभवी आदमी को गधा कहना ठीक नहीं। ठीक, क्योंकि देखिए हमारे संस्कार हमें ये नहीं सिखाते। हम 75 वर्ष के एक व्यक्ति को जो बहुत बूढ़ा है उसे गधा कहें तो ये मुझे ठीक बात नहीं लगती। आपकी व्यक्तिगत खुन्नस हो सकती है, आप बंद कमरे में उसे गाली दे सकते हैं, मुझे वही तो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें थोड़ी कुंठा दिखती है। मैं प्रधानमंत्री से, कुंठा मतलब नफरत। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री से नफरत नहीं करता हूं, पर मैं उनसे सहमत नहीं। मैं आपके चरण छू सकता हूं इस बात के ऊपर सर, कि आप मैं कहता हूं कि नफरत किसी से मत करो यार। नफरत बहुत बड़ी चीज है, बहुत, वो घृणा ना तुम्हें जला देगी, तुम्हें जलाएगी, किसी और को नहीं जलाएगी। तुम डिसएग्री हो जाओ, तुम कहो कि मुझे नहीं पसंद ये आदमी, मैं इसकी हर बात निकालता हूं, हाँ, सही है। मैं नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे देश की 30-40% आबादी उस आदमी को चुन के सत्ता में बिठा रही है। मैं उसके डिसीजन पर सवाल उठा सकता हूं, पर उस सबको मूर्ख कहने से मेरा मोटिव सिद्ध नहीं होगा। मैं तैयार हूं कि शायद वो आदमी भी सुधर जाए। नहीं, अब नहीं। बस मैं एक चीज से बहुत आहत हो जाता हूं कि वो आदमी कभी एकदम आ जाता है भगवा कपड़ा पहन के और मंदिर की सीढ़ियों पर चल रहा है, कभी वो केदारनाथ जा रहा है, कभी बद्रीनाथ जा रहा है, कभी ऐसे टीका लगा लेगा, कभी ऐसा टीका लगा लेगा, कभी आरती ले लेगा और वो पूजा कर रहा है। मीडिया उसको कवर कर रही है। प्रधानमंत्री का काम पूजा करना नहीं है और मीडिया का काम प्रधानमंत्री की पूजा कवर करना नहीं है। ये बहुत पर्सनल मैटर है। मैं भगवान से कैसे मिल रहा हूं ये टेलीकास्ट का विषय नहीं है। मेरी भगवान के प्रति आस्था बहुत ही व्यक्तिगत है। तो और मीडिया पूजा दिखा रहा है, मीडिया प्रधानमंत्री की पूजा कर रहा है, प्रधानमंत्री भगवान की पूजा कर रहे हैं और पब्लिक ये सब खेल देख के एंजॉय कर रही है। अब आपने सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो संत होता है ना, जैसे राम रहीम, आशाराम, इतने बड़े अपराध में दोषी होने के बाद भी उनके भक्त आज भी उन्हें भगवान ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? आपने सोचा इस चीज को? क्योंकि ईश्वर के साथ बने रहने से आंशिक तौर पर आपको भी ईश्वर मान लिया जाता है। राम में बहुत कमियां थी। राम ने श्रवण कुमार का वध कर दिया, उसके अंधे माता पिता, राम के पिता ने श्रवण कुमार का वध कर दिया। दशरथ जी ने, उनके अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया। राम ने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार किया, तो राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि भाई जेंडर इक्वालिटी तो राम की अगर आप जिंदगी देखेंगे तो वो बहुत, लेट मी कंप्लीट, आई एम सॉरी, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को और पत्नी को तब जब वो गर्भवती थी जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, जबकि वो एक बहुत प्रतापी राजा थे। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने इस धरती पर से पाप का विनाश किया, पर क्या ये पाप नहीं है जो उन्होंने किया? तो क्या इसलिए मैं राम को, जो लोग भगवान मानते हैं, उनसे झगड़ा करने लग जाऊं? तुम्हारी आस्था है तो तुम इंसान को कुछ कमियों के साथ भी स्वीकार करो। शिव महाप्रतापी, तीसरी आंख खोलते हैं तो नहीं देखते कौन सामने है, अच्छा है या बुरा है, पर पूजा उनकी भी की जा रही है। तो हर किसी का बिलीव है। तो जैसे ही इंसान भगवान के साथ ज्यादा रहता है फोटो में, तो लोग उसे भी भगवान की तरह पूजने लगते हैं। वही हो रहा है। और जब भगवान हो जाएंगे आप, तब क्वेश्चनिंग बंद हो जाएगी। अभी उन्होंने बोल दिया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे किसी बड़े मकसद के लिए यहां पर भेजा है।
तो आपको भगवान ने नहीं भेजा है, आपको क्या नासा ने भेजा है? आपको भी तो भगवान ने भेजा है और मुझे भी भगवान ने भेजा है, तो इसमें डिफरेंट बात क्या थी? बताने की क्या जरूरत थी? आप एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो अगर तुम भगवान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो मेरे थ्रू चलो, मैं भगवान ही हूं इस समय, ये मान लो। ये गलत है और ये खतरनाक। ठीक है। Is there anything else we wanna put up? है कुछ बचा है? नहीं, हमारे 2 घंटे होने हैं। पर अच्छा था। हम कट करेंगे सर, जो एक थोड़ा लगेगा ना कि अननेसेसरी है, थोड़ा पार्ट कट करेंगे। मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि हम एक डिस्कशन कर पाए, बहुत ज्यादा सवाल और जवाब में नहीं रहे, तो ये मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, मुझे सर एक अभी 2 घंटे हम साथ बैठे, हमने बात की है, मैंने ज्यादा सुना है आपको, ठीक है। आप एक फीडबैक हमें देना चाहेंगे कुछ, कि क्या कैसा लगा आपको इन्वायरमेंट, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स कि जो मैं पर्सनल लेवल पे कर पाऊँ, मेरी टीम कर पाए? मुझे तो डिस्कशन बहुत ऑर्गेनिक लगा। कुछ डिस्कशन होते हैं जिसमें आप एक क्वेश्चनर तैयार करके बैठते हैं, तो वहां पर आप बार बार कोशिश करते हैं, जब बात क्वेश्चनर से बाहर जाती है, लौट कर हम फिर से अपने ट्रैक पर आ जाएं। तो वो एक बहुत मैनेज डिस्कशन होता है। जब हम इस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं जहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है, हम बात करते करते कहीं चले गए, वहां से फिर वापस आए, उसी बारे में बात, तो एक अच्छा डिस्कशन है। और पॉडकास्ट शायद इसी चीज को कहते भी। पॉडकास्ट और इंटरव्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, जहाँ 2 लोग बात करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत ऑर्गेनिक होकर बात करते हैं। दूसरा ये कि आपके थॉट्स अगर मुझसे डिफरेंट रखते भी हैं तो भी आप सुनने को तैयार, ये चीज बहुत अच्छी लगी। तीसरा, मतलब ऐसे डिस्कशन होने चाहिए जहां आप हर चीज के साथ कंप्लीटली एग्री हों या ना हो, फिर भी उस चीज को सुनने के लिए आप तैयार। ये बहुत अच्छा है, मुझे फॉर्मेट बहुत बढ़िया लगा और अंदाज। तो चौथा वो बोल दीजिए सर कि मैं पतला हूँ और पॉडकास्ट में, ये पतला पॉडकास्ट सालों जिन्होंने मुझे मोटा बोला। नहीं, इसके लिए भी सख्त नियम आने चाहिए धीरे धीरे। जैसे किसी को कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने पे सजा है ना, बट लड़कों में चलता है, ये लड़कों में फन चलता है। हाँ। बट दिल किसी का अगर बुरा लगता है तो उसको माफी यार, मतलब किसी के दिल को वो ठेस पहुंचती है वो नहीं। हम दोस्तों में तो यारों में करते ही रहते हैं। मैं कह रहा हूँ जब तक आप पब्लिक स्पेस में नहीं है, हाँ, तब तक आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको मोटा कर रहा हूँ और ये 2 लोग सुन रहे हैं, हाँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने प्रेस कर रहा हूं कि मेरे बात तुम भी कहना। ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू सो मच राघव जी, आप जुड़े हमारे साथ, एंड इट वाज लिटरली अ ब्यूटीफुल डिस्कशन। थैंक यू गाइस, आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको पसंद आया तो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और नीचे ना अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, ताकि हम वहां पर और ओपिनियंस अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉडकास्ट मेरे को, राघव जी को, अगर मतलब हमारी कन्वर्सेशन अधूरी है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखेंगे, मैं उनको दोबारा खींच लाऊंगा। पास में ही है ये मेरे, ज्यादा दूर नहीं है। वी गोना सी यू सम अदर टाइम। आदियोस लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार अंकुल से। थैंक यू सर।